आप कभी पैसों की कमी से परेशान हुए हैं? जाहिर है हम सब ने कभी ना कभी इस बात का तजर्बा ज़रूर किया है। मेरा नाम ज़ीशान रियाज है और मैं आपको अपने शो खर्च और इखराजात में खुशामदीद कहता हूँ। पैसों की कमी की वजह से हम अक्सर ही परेशान रहते हैं और इस परेशानी में हम कई गलत फैसले कर बैठते हैं, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम सोच और समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। और देखा जाए तो इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें कमाने के बारे में तो सिखाया जाता है, लेकिन इखराजात के बारे में शायद तालीम नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमारे इस मामले में मदद करने में कासिर हैं। इस शो में हम आपको तजावीज़ देने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने इखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी कमाई हुई रकम में से कुछ बचा सकते हैं, और फिर उस बची हुई रकम को किस तरह ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम तजावीज़ की बात करें, हमारे पास एक कहानी है जो कि हमारे भाई गुलाम की है। तो चलिए बढ़ते हैं गुलाम की कहानी की तरफ। आजा आजा, और शुक्र है तू आ गई है। भूख से बुरा हाल हो रहा था। चल आजा। आज घर पे काम बहुत था, इसलिए वक्त लग गया। बस अभी आई मैं। और आज तूने फिर दाल पकाई है, क्या करती है? तुझे कहा था कभी गोश्त भी बना लिया कर। चल तू भी खा ना, तू भी खा। खैर खैर। नहीं नहीं, खा खा खा। अरे परेशान क्यों है, क्या हुआ? मुझे क्या होना है, मैं तो बीना की शादी की वजह से परेशान हूँ। अरे पगली, फिक्र क्यों करती है? रब ठीक करेगा। हमारी बेटी बड़ी खुशनसीब है, फिक्र ना कर। बीना के अब्बा, मैं फिक्र क्यों ना करूं? अब देखो ना, बीना की शादी सर पे आ रही है। वो तो शुक्र है रब का कि मैंने कुछ जेवर और जहेज पहले ही बना लिया था, और साथ मैंने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। वो तकरीबन कोई 2,30,000 हो गए होंगे। हाँ हाँ, ये रब का बड़ा करम है। तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बीना के अब्बा, तो फिर से वही बात कर रहा है। तुझे याद नहीं है कि हमने अपने कार में बचत कर 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 के तो अपना कार और सब कुछ बना लिया था, हैं? अब ना करते भी शादी पे कोई 7-8 लाख रुपया तो लगे ही लगे। और तू इसके बारे में तो सोच ना कि करना क्या है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा की जो फसल की कटाई होगी ना, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम सारा खर्च निकाल लेंगे। हाय, उन पैसों की वजह से तो हम अपने पूरे साल का खर्चा निकालते हैं। अरे नुसरत, फिर तो मेरे पास यही हल रह जाता है कि हम चौधरी साहब से पैसे ले लें, लेकिन मुझे डर है कि वो हमें पूरे पैसे नहीं देगा। बीना के अब्बा, वो तो कर्जा सूद पे देता है ना, हम सूद कैसे उतारेंगे?
मैं तो कहती हूँ कि हम अपना कार ही ना बेच दें, हैं? देखना उसकी अच्छी रकम मिल जाएगी और साथ हमारी शादी वाला मसला भी हल हो जाएगा। हाँ ठीक बोल रही हो, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। हाँ ना, तुम्हें याद नहीं है, जेवर बेच के तो पैसे जोड़ जोड़ के तो हमने कार बनाया था। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ ही गई है तो क्यों ना हम अपनी ज़रूरत के तहत ये कार बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं इसको बेचने के लिए कोई ख़रीदार ढूंढता हूँ। अभी बीना की शादी में 14 महीने बाकी है, तब तक कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो फिर मैं चलती हूँ, बीना कार कल्ली है, बाकी सारे तो नानी के घर गए हुए हैं, तुझे तो पता ही है। अच्छा चल ठीक है, तू जा। हाँ। मैं कम मुका के आता हूँ। हाँ छेती आई। पर परेशान नहीं होना तूने। चल, अल्लाह चंगियां ही करेगा। लो भाई, हाय हाय, हाय अल्लाह जी, हाय 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 हाय। और चाचा क्या हाल है? ठीक से पानी छानी लग रहा है? शाम का वक्त है, चाचा खेतों को पानी लगा रहे हैं। दोस्तों, आपने गुलाम की कहानी देखी। कहीं ना कहीं हम भी इस बात का तजर्बा करते हैं कि अपने बच्चों की शादी के मामलात में बज़ाहिर आसान लेकिन हकीकत में मुश्किल राह का चुनाव कर लेते हैं, जैसे कि अपने ही घर को बेच देना, गिरवी रखवा देना, कर्ज ले लेना। चलिए अपनी राय देने से पहले हम लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। घर देखें, अगर उसको कोई नहीं अफोर्ड करता है तो उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि बेटी की शादी का मसला है। अपनी प्रॉपर्टी है, बेच भी सकता है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि अब जाहिर बात है बेटी की शादी है। जी घर नहीं बेचना चाहिए उसको, उसका नुकसान है और वो सब्र करे और कम पैसों पर बेटे की शादी करे। मेरे ख्याल से तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो अगर बेच सकते हैं तो ठीक है, कोई नहीं, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर घर बेच देगा तो वो कहाँ रहेगा, उसकी फैमिली कहाँ रहेगी। अगर बच्ची को की शादी की वो है परेशानी है, तो बच्ची की शादी जितना उसके पास है उसी में कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, उधार लेगा कल फिर तंग होगा, घरेलू और मसाइल बढ़ेंगे। जितनी उसकी गुंजाइश है ना वो उतना जेज देना। यार बेहतर तो ये है कि सूद ना ले, दूसरों दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे लेके वो मेहनत मजदूरी करके वो अपना वो कर सकते हैं। सूद पे नहीं उठाना चाहिए, अगर पैसे को कर्जा देता है तो उसको ले लेना चाहिए। या सूद पे कर्जा नहीं ले तो अच्छा है, क्योंकि अगर तो डबल मेहनत कर सकता तो और भी अच्छा है। 2 नौकरियां कर ले या थोड़ा सा वक्त और बढ़ा ले अपने काम के लिए, ताकि ज़्यादा इनकम उसकी अच्छी हो जाए। उसको यही चाहिए कि किसी से कर्जा वगैरह लेना चाहिए, और अगर कोई दे सकता है कर्जा वगैरह तो वो लेना चाहिए बैंक से। फिर उसको डबल मेहनत ही करनी चाहिए, और तो कोई चांस नहीं बनता उसके पास। लेकिन घर नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनाता, घर दोबारा नहीं बनते। मेरे लिहाज से उसे डबल मेहनत करनी चाहिए, और ये है कि कुछ और साथ जो भी हेल्प कर दे उसकी। मैं तो यही है कि मेहनत करके रिश्तेदारों से पैसे लेके बच्ची का रिश्ता देता। मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, मेरे पास जो गुंजाइश होती मैं उसी लिहाज से बेटी की शादी कर देता। अपना घर वगैरह नहीं बेचता और मैंने शिरकत करके वो जो शादी वगैरह वाला मसला हल कर लेते हैं।
मैं यही करता कि मैं जो है ना ज़रूर कोशिश करता कि डबल ही मेहनत करूं, और अगर उससे भी ना हो पाता तो मैं किसी से ज़रूर पैसे खुद ही ले लेता, अपने रिश्तेदार किसी से पकड़ लेता। मैं अपना घर भेज देता और अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर लेता, और नहीं तो डबल जॉब करके पैसे जमा करके तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हर बंदा परेशान होता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये है कि मेहनत करनी चाहिए बंदे को अपने बलबूते पे ना खड़ा। हमने इस सिलसिले में लोगों से बात की, उन्होंने काफ़ी मशवरे भी दिए। मैं चाहता हूं मैं अपनी राय भी शेयर कर दूं। अगर गुलाम रोज़ाना के हिसाब से चंद इजाफी घंटे खेतों में गुजारे तो 14 माह के अंदर उसके पास एक अच्छी रकम जमा हो सकती है। या फिर अगर वो 14 माह के लिए कोई कमेटी डाल दे तो भी शादी के वक्त उसके पास अच्छी रकम जमा हो सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक गुलाम के लिए सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि वो बचाए हुए 2,30,000 से बकरियों के 2 जोड़े लें, उनको अपने ही खेत में बांधे रखे और वहीं से उनकी खुराक का बंदोबस्त भी कर ले। उनके बच्चे होने पर उनको मवेशी मंडी में बेचकर गुलाम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है और फिर असल में ख़रीदे हुए जोड़ों को ज़बा करके शादी के खाने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकता है। इस बात की तस्दीक के लिए हम मवेशी मंडी का एक चक्कर लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जानवर ख़रीदने पर कितना खर्च आएगा, उनकी निगहदाश्त पर गुलाम को कितना खर्चा करना पड़ेगा और फिर उनको बेच कर वो कितना मुनाफा कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। लाला क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह। जानवर तो आपके बड़े सेहतमंद हैं, तो इनके चारे शारे में तो बहुत खर्चा आता होगा, आजकल तो चारा बड़ा महंगा है। तकरीबन समथिंग 100 रुपये, 120-100 ये एस्टिमेट है। अच्छा, तो ये जानवर यहाँ पे सिर्फ जानवर ही बेचते हैं या दूध दही का भी कोई बंदोबस्त है यहाँ? नहीं, हम तो दूध का कम नहीं करते, मगर इधर उधर साथ लोग करते, फिर दुकानों को देते, उसका बहुत अच्छा गुजारा चलता। और इनकी देखभाल के लिए आपका ये सारा काम काज संभालने के लिए सिर्फ आप ही संभालते हैं या और लोग भी रखे हुए हैं? तकरीबन 2-3 लड़के और भी है जो माल का देखभाल करता है। और सिर्फ यहीं पे आपके जानवर बिकते हैं या कहीं आगे दूसरे शहरों वगैरह में भी भेजते हैं? इधर इस जगह पे भेजते हैं, सिर्फ यहीं पे बेच रहे हैं। लाला आप मुझे बताएं, ये वाला बकरा मुझे कितने का दे देंगे? ये आपको मिलेगा जनाब वाला 60,000 का। 60,000। और अगर 2 लें तो? फिर आपको मिलेगा जनाब वाला 1,10,000 का। 1,10,000 में ये दोनों मिल जाएंगे। हमने मंडी का जायजा लिया और बकरी के एक जोड़े की कीमत 1,10,000 रुपये पता चली, जिसका मतलब ये हुआ कि गुलाम बकरियों के 2 जोड़े खरीद सकता है। उसको 2 जोड़ों की कुल कीमत 2,20,000 रुपये लगेगी, जो वो अपने जमा किए हुए 2,30,000 में से बआसानी ले सकता है, और फिर भी उसके पास 10,000 बच जाएंगे। और जहाँ तक बात है चारे की, 1 माह का चारा तकरीबन 3,000 रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन उसको तो सिर्फ आधे की ज़रूरत है, क्योंकि आधा वो अपने ही खेत से पूरा कर सकता है। अब आधे चारे की कीमत अगर उसको 1,500 से 1,800 के दरमियान पड़ेगी, तो वो अपने बचाए हुए 10,000 में से बआसानी बकरियों का चारा पूरा कर सकता है। बकरा मंडी की सूरत हाल तो हमने जान ली। चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं कि वहाँ के दुकानदार कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में क्या वो भी कुछ बचा पा रहे हैं या नहीं? तो खासी पुरानी दुकान लगती है आपकी, कितने साल से है? तकरीबन 30 साल से ही चलते हैं। 30 साल से? 30 साल तो आपकी उम्र नहीं होगी यार। पहले अबू चलाता था ये दुकान, फिर हम आ गया इधर। पहले आप क्या बता सकते हैं कि जो आपकी रोजाना की आमदन है उसमें से आप बचत कैसे करते हैं? 2,000 बच जाता है इसमें रोजाना की। फिर उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? बस कमेटी डाली है उनके लिए। अच्छा, तो आपने एक कमेटी डाल रखी है, जो आप रोजाना कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वहाँ देते रहते हैं? वहाँ देते, बिल्कुल। तो इसमें जो आपके घर का राशन है वो भी इसी दुकान से जाता है, क्योंकि आपके पास तकरीबन सब कुछ ही मैं देख रहा हूँ कि मौजूद है माशाल्लाह, तो यहीं से जाती हैं चीज़ें आपके घर के इस्तेमाल के लिए भी, तो उसकी वजह से आपके खराजात में कोई नुकसान वगैरह तो ऐसा नहीं होता? हाँ बिल्कुल, कम रेट पे लगाते हैं, बस अच्छा पड़ जाता है।
अपनी दुकान से जी। इस्तेमाल करने से आपको नुकसान नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं। और आपकी दुकान किराए पे है या आपकी अपनी मिल्कियत है? नहीं, किराए पे है। किराए पे। जी। और इसका कितना किराया अदा करते हैं महाना? 8,000 तकरीबन 8,000 हर माह दुकान का किराया। दुकान का किराया है। और जो आप बता रहे थे कि आपको 2,000 रोजाना बच जाता है, बच जाता वो इस किराए को निकाल के बता रहे थे? निकाल के बता रहे। चलें, बहुत मेहरबानी, ठीक है। आपसे मिलके बहुत अच्छा ठीक लगा। है। शुक्रिया। अब हम अपने शो के एक बहुत अहम हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी आमदन और अखराजात को बेहतर तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका ये है कि हम अपनी आमदन को बचत, अखराजात और असासों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आमदन पर गौर करें, फिर अपने अखराजात को देखें और उनमें मुवाजना करें कि कहीं हम अपनी आमदन से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रहे, और फिर ये कि क्या हम अपनी आमदन में से कुछ असासे बना पा रहे हैं और हमारे पास क्या असासे मौजूद हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपके माल मवेशी। अब गौर करें कि इन असासों को किस तरह से इस्तेमाल में लाकर हम कुछ इजाफी रकम कमा सकते हैं। अब देखें कि ये असासे कुछ इजाफी रकम कमाने में किस तरह से हमारे मददगार हो सकते हैं, और अगर हमें कभी उधार लेना पड़े तो हम किन ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से हम अपनी आमदन और अखराजात में मुवाजना कर पाएंगे। अगर तमाम चीज़ों को करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे अखराजात हमारी आमदन से ज़्यादा हैं, तो फिर अपने इजाफी अखराजात को कंट्रोल करें और बचत करें। अब हम अपनी और आपकी आसानी के लिए और बेहतर तौर पर समझने के लिए गुलाम की कहानी को मिसाल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि गुलाम की आमदनी कितनी है, उसके अखराजात कितने हैं और उसकी बचत क्या है, और गौर करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो उसके बजट को सही तौर पर चलने नहीं दे रही। गुलाम की माहाना आमदनी 23,216 रुपये है, जिससे वो अपने घर का सौदा 6,000 रुपये में लाता है। और वो 6,000 रुपये में इसलिए सौदा ला पाता है क्योंकि उसके घर के आसपास की दुकानों से उसको सब्जियां और फल आधी कीमत में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आलू 1 किलो 120 रुपये का मार्केट में बिकता है, तो वो गुलाम को 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। उसकी माहाना बिजली का खर्च 2,500 रुपये है और गैस के बिल के लिए वो हर माह 700 रुपये निकालता है। 1,300 रुपये फल और सब्जी, 1,500 रुपये गोश्त के लिए और तकरीबन 3,500 रुपये हर माह डॉक्टर और दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। 5,000 रुपये बच्चों के स्कूल के अखराजात में आ जाते हैं। अब इन तमाम तर अखराजात के बाद गुलाम की माहाना बचत तकरीबन 3,216 रुपये है। अब इस सब के बाद गुलाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला या ज़रूरत उसकी बेटी की शादी के अखराजात हैं, जिसके लिए वो एक तो ये सोच रहा है कि वो अपना घर बेच दे या फिर वो किसी से कर्ज उठा ले। अब हम गुलाम के घर बेचने वाले फ़ैसले पर गौर करते हैं। ऐसा करने से बेशक वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि आज के दौर में अपना घर बेचकर दोबारा से नया घर बनाना बहुत मुश्किल बात है, और इसी तरह अपना घर छोड़ के किराए के घर में जाना और अपनी माहाना अखराजात को बढ़ाना भी मुश्किल काम हो सकता है। आपकी मज़ीद मदद के लिए कुछ फॉर्म्स भी हैं जो आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और वो फॉर्म्स हासिल करें, जिनकी मदद से आप अपनी आमदन और अखराजात को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। बेशक हम सब भी इन तमाम तर चीज़ों का शिकार होते हैं, तो क्या हमें इन मुश्किलों और परेशानियों में सोचना चाहिए और इन पर गौर करना चाहिए या इनसे कोई सबक हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आइंदा हालात में क्या तदबीर या हिकमत अमली अपनाई जाए। उम्मीद है कि ये शो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इकट्ठे मिल के सीखने सिखाने के इस अमल में हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।